नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम जो सियासी दल हैं इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसके तहत ही कांग्रेस जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक हरीश रावत को कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसे लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि हरीश रावत को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाने की तैयारी है। इनकी जगह ब्राह्मण चेहरा गणेश गोदियाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि उत्तराखंड में अगले साल के प्रारंभ में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर युवा नेतृत्व और 60+ सीटें जीतने के नारे के साथ 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच उलझी थी, लेकिन अब हरीश रावत को ही प्रत्याशी बनाना लगभग तय कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के नेताओं के साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने 2 दिनों तक मंथन करके पार्टी के सियासी हालात को सामान्य करने की कोशिश की है, लेकिन सूबे के जाति समीकरण के चलते फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रीतम सिंह प्रदेश संगठन की कमान अपने करीबी युवक अपने दोस्त कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी को देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए यही शर्त रखी है, उनके करीबी शख्स को संगठन की कमान सौंपी जाए। कापड़ी ब्राह्मण समुदाय से भी आते हैं और मौजूदा समय में प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं हरीश रावत ब्राह्मण समाज से आने वाले पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहती है। गोदियाल उनके करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि गोदियाल के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। तो आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम जो सियासी दल हैं वो तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में मैदान में उतर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह के उन्होंने सियासी वादे किए हैं, चुनावी वादे किए हैं, उसके बाद कांग्रेस बीजेपी में खलबली मची हुई नजर आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अब कांग्रेस से बड़ी खबर यह कि कांग्रेस से एक बार फिर से हरीश रावत कमान पार्टी की संभालेंगे और उत्तराखंड को जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में केंद्र, क्योंकि केंद्र में भी उनके पास कई जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन भी वो कर रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अभी इसको लेकर खबर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन हरीश रावत को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि अब तक इतना लंबा वक्त हो चुका है, कांग्रेस अपना विधान सभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तक चुनने में इतना समय लगा रही है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री को लेकर और 2022 की तैयारियों को लेकर और कितना वक्त लगाएगी। प्रीतम सिंह की हम बात करें, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें कह रहे हैं और तमाम तरह की बातों के बीच में 3 मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने बदले हैं उसको लेकर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तरह की चुनौतियों के बीच उत्तराखंड में खासतौर पर जो अभी हालात है, जो लगातार जो भारी बारिश के चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ ही लॉकडाउन और कोविड के चलते रोजगार की जो स्थिति उत्तराखंड में खराब हुई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जो कुंभ, महाकुंभ और हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा जानी थी, चारधाम यात्रा जो होनी थी, तमाम तरह के मुद्दे हैं और ऐसे में हजारों करोड़ों लोगों की, जो हजारों लाखों लोगों की जो रोजगार पर इसका असर भी पड़ा है। जो लोग वहां पर पहुंचते थे, चाहे कांवड़ यात्रा लेने जाएं या फिर चारधाम की यात्रा में पहुंचे या कुंभ में पहुंचे, वहां पर उनके पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन ये रोजगार ना सिर्फ अभी इस साल से बल्कि बीते 2 सालों से लगभग ऐसे ही स्थिति में। हालांकि अब पर्यटक एक बार फिर से जाने के लिए उत्तराखंड का कूच कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर देखें तो अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि रोजगार की स्थिति को लेकर लगातार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सुरेश जोशी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर आरपी जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से डॉक्टर हरीश रावत जी का चेहरा आगे किया जा रहा है, क्या कुछ आप कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस अपनी नीति और नियत पर चुनाव लड़ती है।
चेहरा कोई भी हो, नीति और नियत अगर साफ है, जो कांग्रेस की साफ सुथरी नियत है, तो कोई निश्चित तौर पर हरीश रावत हमारे बड़े नेता हैं, उत्तराखंड के बड़े कांग्रेस के नेता हैं, और कोई भी चेहरा, सवाल चेहरे का नहीं है। आज तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं, देखिए आप बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, बीजेपी पर अटैक लगातार कांग्रेस कर रही है, बीजेपी पलटवार करती है। वो ये कहते हैं कि आप अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना वक्त लगा रहे हैं, आप लोगों में आपसी आप समन्वय नहीं, आपस में मतभेद हैं आप लोगों के, कांग्रेस को लेकर लगातार बीजेपी कहती रही है। नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी चेहरा, ये पहले भी कभी तय हुआ है, कांग्रेस नीति और नियत पर लड़ती है, अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है। कभी भी कोई, चाहे 2002 का हो, 2007 का हो, 12 का हो, कोई चेहरे पे नहीं लड़ा जाता, अपनी नीति और नियतों सिद्धांतों पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन सर वो जो नीतियां आप बता रहे हैं वो जनता तक पहुंचेंगी कैसे? जब आपस में मतभेद रहेंगे वो लोगों तक पहुंचेंगी कैसे? जब कांग्रेस अपना नेता नहीं बता पाएगी कि हमारा नेता ये है, प्रीतम सिंह है या फिर हरीश रावत है या फिर कोई तीसरा चेहरा है। चौधरी साहब जी, हमारा कमांडर वर्तमान में आज कौन है? जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रीतम सिंह। निश्चित तौर पर प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं जी। चेहरा तो ये बदलते हैं बार बार। नेता नहीं, प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं सर, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं। आ जाएगा नेता प्रतिपक्ष हमारा सदन के, जिस दिन सदन चलेगा उस दिन आवश्यकता होती है उसमें आ जाएगा। जल्दीबाजी कहीं कोई नेता प्रतिपक्ष से कोई काम रुक नहीं रहा। हमारे अध्यक्ष जी हमारा बेहतरीन तरीके से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन भाजपा के विरुद्ध जितने भी करने हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कोई भी बात हो, वो कर रहे हैं जी। नेता प्रतिपक्ष का काम सदन के अंदर है, जब सदन चलेगा उससे पहले नेता प्रतिपक्ष आपको मिल जाएगा, हमको। लेकिन सर जब आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी 3 सीएम बदल चुकी है, कई चेहरे बदल चुकी है, जब भी आप अटैक करते हैं बीजेपी का ही पलटवार होता है। वो ये कहते हैं कि हमने सीएम बदलने में जो इतना वक्त नहीं लिया, आपको एक नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतना वक्त लग रहा है। बार बार यही बातें कही जाती रही हैं। चौधरी साहब ये तो अपने आप में सर्टिफिकेट हो गया जी कि एक चेहरा इनका कामयाब नहीं हुआ, फिर दूसरा चेहरा लाए वो कामयाब नहीं हुआ, अब तीसरा चेहरा। इसका मतलब तो इन्होंने अपने आप को ये स्थापित कर दिया कि हम अयोग्य रहे, हम इस प्रदेश को बेहतरीन व्यवस्था नहीं दे सके, इसलिए ये बार बार चेहरे बदल रहे हैं। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करना चाहूंगा। ये तो जो हम लोग शंकाएं पैदा कर रहे थे कि हाँ ये शंकाएं कि ये काम नहीं कर रहे, ये विकास नहीं कर पा रहे, उस पर ये खुद ही मोहर लगा रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं सुरेश जोशी जी का रुख कर लेता हूं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर, सुरेश जोशी जी। और कमेंट सबसे पहले इसी बात को लेकर कि एक बार फिर से हरीश रावत चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में 2022 के लिए, ऐसी खबरें हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? जो तमाम बातें डॉक्टर साहब की तरफ से कही गई हैं उनका जवाब भी। देखिए मोहित जी, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी किसको चेहरा बनाएगी, किसको मोहरा बनाएगी, ये कांग्रेस का अपना एकदम, मैं कह सकता हूं कि आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है, और उनकी राजनीति है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें बहुत ज्यादा हमको न तो सोचना न विचारना है। हमने तो 2022 के चुनाव के लिए खुद की तैयारी करके चुनाव में जाना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है जी। देखिए, जहां तक माननीय हरीश रावत जी का प्रश्न है, हरीश रावत जी एक नहीं कई चुनाव लड़ा चुके हैं, और पिछला चुनाव तो जो है उन्हीं के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे, तब आप सब लोगों ने देखा, कांग्रेस के मित्रों ने भी देखा, प्रदेश की जनता ने भी देखा। तो अब अगर हरीश रावत जी 5 साल बाद फिर दोबारा उत्तराखंड में आकर के उत्तराखंड के लोगों को समझा बुझा करके उत्तराखंड के वोटर्स को आकर्षित करने का अगर प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं दूर दूर तक भी कोई कामयाबी मिलने वाली है जी। क्योंकि जहां तक हमारा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हमारा संगठन जो है बूथ स्तर तक हमारा अपना संगठन है।
हमारे अपने कार्यक्रम हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं। और सरकार, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र देखो, ये विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा से ये भी स्वीकार करते हैं कि भाई 5 वर्षों के अंदर चाहे रोड का सेक्टर हो, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे बिजली का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं रहा कि जिसमें कोई उत्तराखंड के नागरिकों को दिक्कत नहीं, हुई। अगर ये सेक्टर इतने ही अच्छे रहे तो फिर 3-3 मुख्यमंत्री क्यों? डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि आपने मोहर तो खुद लगा दी कि आप लोग कुछ कर नहीं पाए। देखिए वो विषय, मुख्यमंत्री 2 आए, 3 आए या 1 आए, वो विषय अलग है, लेकिन विकास अलग विषय है, आइडियोलॉजी अलग विषय है, नीति अलग विषय है। देखिए, हम जब चुनाव में जाएंगे तो 2017 में अगर हम चुनाव में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा था जी। अब उस संकल्प पत्र को हमने कितना पूरा किया, कितना पूरा नहीं किया, ये सब प्रदेश की जनता भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। हम अपने कामों को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, अपने जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है परम आदरणीय अपने नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव एक ऐसा अभूतपूर्व चुनाव होगा जो मैं कह सकता हूं कि जिसके बारे में विपक्षी दल अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ पुनः सत्ता में वापस आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जहां जहां भी चुनाव हुए, आसाम में कांग्रेस सोचती थी कि हमारी सरकार आ जाएगी। अच्छा, आप अगर और राज्यों को देखेंगे जहां जहां सरकार आने के अपने सपने देखते थे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है कि हर स्टेट में इनको मुंह की खानी पड़ी। और आज अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चुनाव में भी निश्चित तौर पर हम एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जहां तक देखिए प्रतिपक्ष का क्यों नहीं बना और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये सारे विषय जो है कांग्रेस के अंदरूनी विषय है। नहीं, आपका बड़ा दिल है, बीजेपी का बड़ा दिल है जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि वो उनके अंदरूनी विषय हैं। क्योंकि हरीश रावत ने तो ये तो कहा कि तीरथ सिंह रावत की वो बात करें या त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, उन्होंने कहा कि 2 अच्छे नेताओं को बीजेपी ने आज चौराहे पर खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि उन लोगों ने उनको बर्बाद कर दिया, वो प्रदेश में अब राजनीति नहीं कर पाएंगे, वो प्रदेश में लोगों के बीच नहीं जा पाएंगे, उनको चौराहे पर खड़ा करने का काम बीजेपी ने किया है। आपका तो बड़ा दिल, आप कह रहे हैं कि उनका अंदरूनी मामला है। नहीं, मोहित जी, मैं इस प्रश्न का बहुत संक्षिप्त उत्तर देता हूं जी। देखिए, बहुत लंबे समय से देश की मैं राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहा हूं जी। माननीय हरीश रावत जी जब इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और 2002 में कांग्रेस चुनाव जीती, बिल्कुल उस समय हरीश रावत जी ने नेशनल चैनल में बोला कि हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, इस हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। पहली बात, जब उनकी पार्टी की सरकार आ गई तो उन्होंने अपने जो घंटाग्रहण चौक है उसमें एनडी तिवारी को जब मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया तो तिवारी जी के पुतले फूंकाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के लिए सबसे अशुभ दिन है जो हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी ने कुचल दिया, बर्बाद कर दिया, और अब मैं जो है कि उत्तराखंड में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। ये शब्द उन्होंने तब 2002 में बोले थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो रावत जी बोलते रहते हैं, कब क्या बोलेंगे कब क्या नहीं बोलेंगे, इसको कोई बहुत ज्यादा ये गंभीरता से लेने का विषय नहीं है। उनकी अपनी राजनीति, अपना बात करने का तरीका है, अपने काम करने का तरीका। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि हरीश रावत जी जो कह रहे हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में सरकार बनेगी, देखो मैं उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट से आता हूँ, उस लोकसभा से मेरा घर पड़ता है, जहां पर हरीश रावत जी पांच बार चुनाव आ रहे हैं। 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव हराया। और अभी आपने देखा होगा कि 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी कहां पहुंच गए। इसलिए देखो मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, वो सब चीजें हो चुकी हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आगे जो एक 2022 का चुनाव होगा उसमें प्रदेश के अंदर जो आपको सीन दिखेगा पॉलिटिकल, वो इतना अद्भुत नजारा दिखेगा कि सोच भी नहीं पाएंगे, चाहे हरीश रावत जी हो चाहे विपक्षी दल के लोग हो, कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े जनादेश के साथ। अद्भुत तो अभी से दिखने लगा है, अद्भुत इसलिए दिखने लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब से आके ये 300 यूनिट मुफ्त का जो सियासी एक चुनावी जो वादा किया है लोगों के बीच आके, उसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी में परेशानी जरूर है, वो देखने को नजर आ रही है जो तरह के बयान है। अरुण जोशी जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूं। अरुण जोशी जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी आऊंगा। डॉक्टर रतूड़ी जी का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपका कमेंट पूरा करवाऊंगा। डॉक्टर रतूड़ी जी, आपने तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे जनता से उनमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, हमने वो पूरे किए हैं और उन्हीं चीजों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। ठीक है चौधरी साहब, अपनी पीठ कोई थपथपाए तो उसमें कोई दूसरा क्या कहेगा। सवाल ये कि आपने 2017 में जो 9 संकल्प पत्र हैं
जरा उन्हीं का अध्ययन कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, आज जरा कितने सफल हुए। महिलाओं को आपने आश्वासन दिया था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी करेंगे, आपने तो शराब घर घर ले जाने का काम किया और यहाँ तक कि आपने मोबाइल वैन से भी सप्लाई की। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको हम पवित्र नगरी और देवभूमि कहते हैं, उसके नजदीक मुनिकुरेती में मैं डॉक्टर साहब आपको बीच में रोक रहा हूं, आपका कमेंट में पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से हम ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रतूड़ी साहब, एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा, अपना जवाब पूरा करें। क्या कुछ आप कहेंगे जिस तरीके से उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जो वादे जनता से किए थे वो उनको पूरा कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर बीच में जनता के जाएंगे? देखिए चौधरी साहब, मैंने कहा कि इनको 9 संकल्प पत्र है, इनके जो 9 संकल्प लिए थे इन्होंने, जो घोषणा पत्र भी जिसे कहेंगे, आप उसी का इनसे कह दें, अध्ययन कर लें कि पलायन रोकने पर इन्होंने कितना काम किया। कोरोना काल में जो हमारे प्रवासी भाई थे, जब वो वापस हमारे उत्तराखंड में आने लगे तो आपने बकरियों के साथ, भैंसों के साथ बांध दिया। आपने देखा आपकी अव्यवस्था के कारण एक ने आत्महत्या कर दी, किसी को सांप ने काट दिया। ये तो आपकी व्यवस्थाएं थी। आपने जो भी जितने भी आपने कहे, कितने उद्योग आपने पहाड़ चढ़ाए, जरा बताएं। क्या आपने पर्यटन के कौन सा उद्योग आपने पर्यटक को आकर्षित किया? आपने उत्तराखंड में केवल जो हमारी व्यवस्थाएं, सड़कों को चौड़ीकरण की बात की। केवल आप जरा देखें कि जो बद्रीनाथ सड़क पहुंच गई, उसको जो हमने यूपीए कार्यकाल में 4 धाम संपर्क मार्ग को उसने ऑल वेदर रोड करके इन्होंने उससे बड़ा तहलका मचाने का काम किया। क्या बद्रीनाथ केदारनाथ जाने तक पहले सड़क नहीं थी? आपने ठीक है उसका चौड़ीकरण किया, आप उसके हमने भी स्वागत किया। रेलवे का जो कर्णप्रयाग रेल था, उसका उद्घाटन तो एंटोनी साहब कर चुके थे। निश्चित तौर पर कि उसको आगे बढ़ाने का आपने काम किया, हमने स्वागत किया। लेकिन आपने ऐसा नया कि आपने उत्तराखंड के 10 जनपदों में कौन सा उद्योग ले गए? आपने महिलाओं को दिया हुआ आश्वासन शराबबंदी का कितना पूरा किया? आपने 3000 स्कूल जो पहाड़ों में बंद किए। आपने शिक्षा पर कहा था, आपने स्वास्थ्य पर कहा था। शिक्षा मंत्री ने कहा, 2 दिन पहले का बयान है, उन्होंने कहा कि 70% स्कूल हमने बेहतर कर दिए हैं और जो बाकी के रहे उन पर काम चल रहा है। चौधरी साहब, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, 3000 स्कूल बंद किए इन्होंने, क्योंकि इनको शिशु मंदिर खोलने हैं। अगर विद्यार्थी नहीं है उनमें, तो शिशु मंदिर को क्यों दिए जा रहे हैं वो स्कूल? वहाँ विद्यार्थी कहाँ से आ गए? इनकी नीति और नियत साफ नहीं है। ये सरकारी स्कूलों को बंद करके अपनी स्कूलों को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत वो 3000 स्कूल। इसी पर मैं जवाब ले लेता हूं, डॉक्टर साहब जवाब ले लेता हूं। सुरेश जोशी जी कहना भी चाह रहे हैं इसमें, लेकिन एक मुख्य तौर पर सुरेश जोशी जी, स्कूलों के मामले को लेकर हमने देखा कि शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने 70% स्कूलों की स्थिति को बेहतर किया है, जो बाकी बचे हैं उन पर काम चल रहा है। लेकिन दावा विपक्ष के द्वारा यह किया जा रहा है कि करीब 3000 स्कूलों को आप लोग तोड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उनको खत्म करके आप दूसरी तरह के स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनमें बच्चे नहीं है। नैनीताल में तो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। मोहित जी, पहली बात सुनिए, मैं 3 प्रश्न आपके आए हैं। पहला प्रश्न तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से घबरा गई। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ और एक प्रैक्टिकल उसमें कह रहा हूं कि इस राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं टिकी और ना आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है। अरविंद केजरीवाल जी को ये भूलना चाहिए कि भाई दिल्ली के अंदर और उत्तराखंड के अंदर स्थितियां, परिस्थितियां, टोपोग्राफी, यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी वो वहां से अलग है। इसलिए जो वो झूठ को यहाँ परोस करके जाना चाहते हैं, वो ये झूठ यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ प्रैक्टिकल चीज, पहली बात तो ये बताऊं। दूसरा, आपने कहा
शिक्षा को लेकर और उत्तराखंड के डेवलपमेंट को लेकर। देखिए, जहां तक शिक्षा वाली बात है, ये जब सरकार प्रदेश में आई 2017 में, सबसे पहले हमने स्कूलों के सिस्टम को ठीक करने के लिए जो एनसीईआरटी हमने पुस्तक प्रारंभ किया, एनसीईआरटी का जो सिलेबस प्रारंभ किया, उसका बहुत बड़ा लाभ जो है इस प्रदेश को मिलने जा रहा है। लाभ यह है कि भाई अगर सीबीएसई में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता है, हमारे देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है, आगे के लिए जो भी हमारी पढ़ाई होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, वो सारी एनसीईआरटी सिलेबस पर निर्धारित पढ़ाई है। लेकिन अभी तक प्रदेश के अंदर जो हो रहा था कि मोटी मोटी किताबें, महंगी किताबें लगा करके एनसीईआरटी के सिलेबस को दबाया जा रहा था। एनसीईआरटी के सिलेबस को लगाने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई एक तो उन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो आगे जाकर के वो करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो पुस्तकें बहुत सस्ती पुस्तकें हैं जिसमें कि विद्यार्थियों को लेने में कोई दिक्कत नहीं, वो काम हमने किया। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर पे, चाहे प्राइमरी सेक्टर था, चाहे माध्यमिक का सेक्टर था या हायर एजुकेशन था, तीनों सेक्टरों में जितने पद रिक्त थे प्राध्यापकों के, उन सब पदों को जितना हम सरकारी उस पर रख सकते थे हमने लोगों ने रखा। 4000 हमने गेस्ट टीचर के रूप पर रखा, और गेस्ट टीचर को भी जिसको हम लोग 15,000 देते थे उसका 25,000 रुपए हमने जो है वेतन देने का भी हमने काम किया। और एक काम जो हमने अभी सबसे बड़ा काम किया है, क्योंकि एजुकेशन का जो पैटर्न है, जो ढांचा है, वो धीरे धीरे बदल करके लोग सीबीएसई पैटर्न पे जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम पे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी हमने जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर करके जो हमने प्रारंभ किए हैं, जिसके टीचर्स के अभी इंटरव्यू, प्रिंसिपल के इंटरव्यू भी चल रहे हैं, उन विद्यालयों को अभी शिक्षा मंत्री जी ने आपने बीच में देखा होगा कि वो लोकार्पण भी कर रहे हैं। ऐसे विद्यालय जो है कि एक विधानसभा में कम से कम हमने 2 लिए हैं, यानी 70 विधानसभाओं में 140 विद्यालय और लगभग 160 विद्यालय ऐसे हैं प्रदेश के अंदर। आप 140 विद्यालय गिना रहे हैं सर, लेकिन एक रिपोर्ट ये जो आप ही लोगों ने कहा कि जहां जहां स्कूलों में बच्चे कम हैं, 20 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जाएगा। नैनीताल में 2 दिन पहले की तस्वीरें हमने दिखाई, वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर एक सरकारी स्कूल को तोड़ करके वहां पर पार्किंग लॉट बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही लोगों का ये कहना है, नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर परसों ही प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि आप लोग वहां पर पार्किंग लॉट बना रहे हैं, स्कूल तोड़ रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो 15 से 18 बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का क्या होगा, वो क्या होगा उनका, वो कहां जाएंगे? अरे सुनो, आम आदमी पार्टी तो ऐसा है कि एक न्यूसेंस क्रिएट करना चाहती है। उसको जो है कि वो जो है कि स्टेट के प्रति गंभीर नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं, विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं कि जो स्वतः ही बंद हो गए। वहां पर 5-10 तो छोड़ो, एक भी बच्चा नहीं है। जहां पर एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसके पीछे कारण है भाई, जो पिछले कालखंडों में जब तक जिला पंचायत स्कूल खोलते थे, उसमें क्या हुआ कि कुछ स्कूल ऐसा है कि पॉलिटिकल बेसिस पे ऐसे खुल गए, एक ग्राम सभा में 2-2, 3-3 स्कूल खुल गए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल एक ग्राम सभा है, उसके तोक है 3-4, तो उस ग्राम सभा में 3 प्राइमरी खुल गए। अब 3 प्राइमरी तो खुल गए, लेकिन 3 प्राइमरी को संचालित करने के लिए बच्चे नहीं है, तो वो स्वतः ही बंद हो रहे हैं वो स्कूल। और हम लोग देखो, मैं आपको बताऊं कि एक गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए हमने माध्यमिक शिक्षा पे, जैसे पहले क्या हो रहा था, एक स्कूल में 3 बच्चे 2 टीचर, लेकिन अब हमने एक जो नया ढांचा खड़ा किया है भाई, उस विद्यालय में प्राइमरी स्कूल है तो 5 अध्यापक के साथ 1 हेडमास्टर होगा ही होगा, यानी पूरा स्टाफ दिया जाएगा और पूरे स्टाफ के साथ पठन पाठन होगा, जिससे कि स्कूल की गुणवत्ता सुधरे। इस काम पे सरकार काम कर रही है। इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे बहुत अच्छे होंगे। अभी लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमने कहा ना, हमने एनसीईआरटी शुरू किया, हमने सीबीएसई पैटर्न शुरू किया, हमने प्राइमरी के ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया, और हम जो है कि जो अभी दिन का मध्याह्न भोजन मिलता था, मध्याह्न भोजन के लिए भी हम लोगों ने जो है कि नया उसको पैटर्न को चेंज किया है। तो ये सारे काम जो अभी सरकार कर रही है, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे ये बहुत शानदार होंगे। और ये जो हल्ला जो लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ वो लोग हैं कि जिनकी दुकानें बंद होने वाली है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी होगा क्या? सुरेश जोशी जी, हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। जोशी जी, अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप जनता को किस तरीके से आश्वस्त करेंगे, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा कम शब्दों में। सर सुरेश जोशी जी, आखिरी कमेंट आपका होगा। सर, जनता को किस तरीके से आश्वस्त करेंगे 2022 के लिए, उसके बाद डॉक्टर साहब का मैं रुख करूंगा। कम शब्दों में अपनी बात करें सर।
देखिए मोहित जी, हम लोगों का जो प्राथमिकता ये है कि उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो। उत्तराखंड राज्य के युवा जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिले। हमारे उत्तराखंड की महिला शक्ति को सम्मान मिले। हमारा व्यापारी जो है कि और व्यापार को आगे बढ़ाए। हमारा उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़े। हमारे उत्तराखंड के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर और अच्छा बने। ये सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही है, आगे भी काम करेगी, और इन्हीं सारे मुद्दों को, इन सारे विषयों को लेकर के एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक आशावादी सोच के साथ डॉक्टर अतुल साहब का मैं रुक कर लेता हूं सर, और चुनाव जीतेंगे। आखिरी कमेंट के रूप में क्या कहेंगे सर आप? जनता को आश्वस्त किस तरीके से करेंगे, कम शब्दों में डॉक्टर साहब? निश्चित तौर पर चौधरी साहब, कांग्रेस की जो सोच है वो उत्तराखंड के विकास की है। और आपने देखा होगा कि हमने 10 साल जो राज किया, हमने जो 10 साल शासन किया, 10 साल की उपलब्धि, और इन्होंने 8 मुख्यमंत्री दिए, हमने 3 दिए। ये सबसे बड़ा है कि ये विफलता का तो इन्होंने आंकड़ा पार किया। हमारा अकीदा है कि हम उत्तराखंड के पलायन को, मैं उत्तराखंड के, हम कांग्रेस के लोग निश्चित तौर पर यहाँ के जो संसाधन है उनका उपयोग करके यहाँ ठगी नहीं करेंगे। जो 2017 में भी आदरणीय मोदी साहब ने डबल इंजन दिखाया था, पर वो तो ठीक है सर, मैं आपको यही बीच में रोक रहा हूं समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अब कांग्रेस में एक बार फिर से हरीश रावत जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।